क्योंकि देश हमारा है, जीवित हमें रहना है, हमें अपना अस्तित्व का लड़ाई लड़ना है, तो जो भी पावर अप्लाई करना हो वो करेंगे, लेकिन हमें जीना है। और ये जो भ्रष्टाचार, इनइक्वालिटी है, डिस्पेरिटी है, इसको तो खत्म करना होगा ना। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है, बढ़ते जाएगा। फूड शॉर्टेज, प्याज खाने वालों का तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। कभी कभी प्याज 200-400 रुपए किलो हो जाता है। प्याज सब कुछ सड़ रहा है। याद है कभी दादा, ये हमारे सरदार जो प्राइम मिनिस्टर था, क्या नाम मनमोहन सिंह के समय में, इसे 2010 या 11 में एक फूड एफसीआई गोडाउन में 1 लाख टन फूड ग्रेन सड़ रहा है, पानी गिर रहा है, सड़ रहा है। तो पब्लिक के नजर में आ गया कि सड़ रहा है, तो भाई कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बोल दिया, अरे भाई सड़ा क्यों रहे, बांट तो ना गरीबों को। अब तक वो सरदार कुछ बोला नहीं। जब भी सुप्रीम कोर्ट के कोई जस्टिस ने बोल दिया, कभी बीच में आ गया, नहीं, इसको फ्री में नहीं बांट सकते हम। क्यों? ये बांटने से हमारा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। याद है मनमोहन सिंह का ये वर्षन आया था, 10 या 11 में आया था। मैं पूछ रहा हूं मनमोहन सिंह, किसके अर्थनीति की बात कर रहे हो तुम? कौन सी अर्थनीति? अर्थनीति गरीबों के भूख मिटाने के लिए होता है या पूंजीवादियों का तिजोरी भरने के लिए? माने तुम्हारी जो अर्थनीति है पूंजीपतियों के तिजोरी भरने के लिए है, जनता के पेट भरने के लिए है नहीं। तो ये जो फूड शॉर्टेज तो है नहीं, बहुत फूड है, सफिशिएंट है, लेकिन आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो देने से कोई अदानी जितने भी उसके जैसे लोग हैं उनका तिजोरी नहीं भरेगा। जब बीजेपी सरकार में आई, अरुण जेटली बने फाइनेंस मिनिस्टर, वो क्या बोलते हैं मालूम है? बोलते हैं कि भाई अगर धनवान के पास धन नहीं होगा तो गरीबों को देगा क्या? देखिए कहते स्टूपिड थॉट है। माने अगर धनी लोग पास पैसा न थी, गरीब को कौन देगा, क्या देगा? लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या तुम जिंदगी भर धनी रहोगे और गरीब गरीब रहेगा, उसको तुम बांटते रहोगे, भीख देते रहोगे? ये है बीजेपी का फाइनेंस मिनिस्टर। ये सब उस दानव रूपी पूंजीवाद का दलाल है, और ये दलाल आर्टिफिशियल फूड स्कैर्सिटी को जन्म देता है, और जिसका नतीजा आज गरीबी है। ये क्या है? पॉलिटिकल और पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में है, और साथ साथ वोटिंग राइट का गारंटी सबको है। बस बेटा 18 साल का हो जाओ और वोट देते रहो, ये तुम्हारा कानून, ये हमारा गणतंत्र है। क्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कौन बोलता है? हम गणतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र के लोग हैं, और वोट देना आपका अधिकार है। वोट दो, लेकिन उसके बाद भूखे मरो, कोई नहीं देखते जाएगा। अनपढ़ रहो, गंवार रहो, तुम बेघर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वोटिंग राइट हमारा है। 18 साल हो गया, मूर्खा भी 18 साल, पढ़ा लिखा भी 18 साल, और जिसके पास हाईली मोरल पावर है वो भी 18 साल। मतलब सब गुड़ गोबर सबको मिला, समझे?
इसीलिए हम फटाफट आगे बढ़ रहे हैं, बहुत एक पॉइंट बहुत डिस्कशन। तो वोटिंग राइट है, और साथ साथ क्या है, अर्थनीति भी उसके हाथ में। इकोनॉमिक इक्वालिटी, समानता का अधिकार को छीन लिया, छीनकर क्या कर दिया, इनइक्वालिटी को क्रिएट कर दिया। अब ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, वो तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी था जो आज भारतवर्ष में चल रहा है, दुनिया के बहुत सारे देशों में चल रहा था। तो ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या है? तो बाबा यहां पर बोलते हैं अर्थनीति के लिए अर्थनीति होता है। अर्थनीति के लिए अर्थनीति होता है क्या? इकोनॉमी फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमी, और इकोनॉमी फॉर द सेक ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, फुलफिलिंग द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। इकोनॉमी का अर्थ है कि इकोनॉमी भाई पब्लिक के लिए है, जनसाधारण के जो सुख दुख के लिए है उसको दूर करने के लिए इकोनॉमी होता है। इकोनॉमी फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमी नहीं हो सकता है। और आज के दुनिया में इस धरती को अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी चाहिए, जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लोकल लोगों के हाथ में इकोनॉमिक पावर दे देता है। लोकल लोग, लोकल कौन है यहाँ पर? जैसे एमएनसी महाराष्ट्र का एमएनसी है ना, राज ठाकरे वाला, वो क्या होगा, सब बिहारी को भगाओ, सब उड़िया को भगाओ वहां से, सब उड़िया बिहारी उत्तर प्रदेश के लोगों को भगाओ, या सिर्फ मराठी रहे, तमिलनाडु को रहे सब भगाओ, जितना बिहारी है जितना नॉर्थ इंडियन को भगाओ। क्यों? क्योंकि वहां का इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रहा है भाई। यहां से हमारा लेबर भाग रहा है, यहाँ का इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रहा है, वहां जाकर बैठ रहा है तो वहां का इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रहा है। ऑल टुगेदर दोनों तरफ से इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए इकोनॉमिक पावर लोकल लोगों को देना होगा, लोकल लोग इंडिजीनियस यहाँ के लोकल लोगों को देना होगा। और वो व्यक्ति जो बाहर से आए हैं किंतु अपना इकोनॉमिक पावर को लोकल डेवलपमेंट में यूज करते हैं, अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लोकल लोगों के लिए मर्ज कर देता है, वो लोकल है। लेकिन जो लोग आया बाहर से और पैसा यहां से लेके चला जा रहा है, गुजरात लेके चला जा रहा है, राजस्थान यहां से चला जा रहा है, चाइना भी तो जा रहा है। आयरन और लोहे का कच्चा लोहा यहां से कहा जा रहा है, जापान यहां पर जा रहा है। और जापान का नेल कटर, मैं जब जानता था कि 12 पैसा किलो, क्या है 12 पैसा किलो यहां से आयरन ओर जा रहा है, कहां? जापान में। 1 किलो आयरन ओर में कितना प्योर आयरन निकलेगा? अरे कम से कम तो 500 ग्राम तो निकलेगा ना, उससे ज्यादा 800 ग्राम कम से कम निकलेगा। अब 800 ग्राम में बताइए तो कितना नेल कटर बनेगा? 800 ग्राम में कितना नेल कटर बनता है? एक नेल कटर 25 ग्राम या 50 ग्राम का है, तो कितना नेल कटर बना? और एक नेल कटर का दाम कितना है? 100 टका, वैसे भी होगा। अब जरा सोचो, आपसे लिया 12 पैसा किलो और वो कितना 1000 रुपया बेच रहा है। इसीलिए जितना भी रिसोर्स है उसका यूटिलाइजेशन उसका सब लोकल लोगों के हाथ में रहेगा। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में रहेगा? कानून के पास रहेगा। पॉलिटिकल पावर प्रशांत के पास रहेगा, जो अपना सर्वस्व किसके लिए? समाज के लिए लगा। अर्थात मोरलिस्ट के हाथ में पॉलिटिकल पावर रहेगा। नाम लेना ठीक नहीं है, ये रिकॉर्डिंग करना है। बहुत सारा लीडर है जो घास खा लिया, कोडर घोटाला, अलकतरा खा लिया, पोस्ट कार्ड खा लिया,
नदी का बालू खा लिया, पत्थर खा लिया, कोयला खा गया। या ऐसे नेता सब क्या जो नेता बन गया है। और जितने मॉरलिस्ट है कटक का, क्या बीजेपी का लीडर है ये जो बहुत लंबा लंबा दाढ़ी सर क्या आप बताइए, वो बेटा साइकिल से चल रहे हैं और उनको पता भी नहीं कि वो इलेक्शन में जीत भी गए हैं। वो एमपी उनको पता ही नहीं था। क्यों मोरल? अरे उनके हाथ में अगर पावर रहेगा तो सचमुच में देश का भविष्य बनेगा। ऐसे धरती पे लोग हैं मोरलिस्ट, तो पॉलिटिकल पावर भ्रष्टाचारी करप्टेड ये जो राक्षस है, पूंजीवादी राक्षस, इनके हाथ में नहीं रहेगा। रहेगा किसके हाथ में? नीतिवादियों के हाथ में। चाणक्य ने धनानंद को हटाया और चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? जब अकाल पड़ा सबसे पहले पूरा अपना खजाना खोल दिया, जाओ सबके लिए। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का अपना पर्सनल खजाना किचन था, तो देखा कि अब राष्ट्रीय खजाना खत्म हो गया, वो चंद्रगुप्त मौर्य छोड़ दिए, देश छोड़ के कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। अपना खाना नहीं खाए, वो भूखे मर गए। ऐसे राष्ट्र नेता हमें चाहिए जो सचमुच में देश के लिए सोच रहे हो। अर्थनैतिक गणतंत्र की सफलता के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी गारंटीड टू ऑल। ये सब जानते हैं, सर्वनिम्न जो प्रयोजन है वो सबको यहाँ पूरा करना है। इंक्रीजिंग परचेजिंग कैपेसिटी मस्ट बी गारंटीड टू ऑल। इंक्रीजिंग करेज होता एवर इंक्रीजिंग, कल का परसों का एक साल के बाद इंक्रीजिंग पावर हमारा बढ़ेगा। सिर्फ मनी देने से नहीं होगा, उस मनी में खरीदने का कैपेसिटी होना होगा और वो गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देना होगा, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दादा दादा भाई दादा ओके, परचेज कैपेसिटी मस्ट बी गारंटीड टू ऑल। उसके बाद इकोनॉमिक डिसीजन बाय द लोकल पीपल। लोकल पीपल जानता है कि उसके धरती में क्या लगाना है, कितना लगाना है, किस समय लगाना है, लोकल पीपल जानते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक जो भी डिसीजन होगा लोकल लोगों के द्वारा होगा। आउटसाइडर must not interfere in the local economy। लोकल इकोनॉमी को आउटसाइडर को। बिहार में इतना बड़ा बड़ा गोदाम बना के रखते हैं अडानी, मैं देखा देख के कितना कितने लाखों टन जो है ना खाद्य उसमें जमा है, कभी हमसे निकल नहीं रहा है। अब जब आदमी को जरूरत पड़ेगा तब क्या करेगा? थोड़ा खरीद करके निकलेगा। जो धान 20 रुपए किलो खरीदा, वो जो चावल उसको 200 रुपया कर सकता है उसके हाथ में। इसीलिए आउटसाइडर उसी को भी लोकल इकोनॉमी इंटरफेयर करने नहीं देना है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या राशन के माध्यम से देंगे? राशन 5 किलो चावल, गोटे साड़ी, गोटे कंबल ये देंगे, एक लीटर तेल। अरे ये तो कुत्तों को दिया जाता है, पेट डॉग को दिया जाता है। और हमारा राजनेता हम सबको पेट डॉग समझा है कि राशन का चावल खिला के हमारे इकोनॉमी को दिखाता है, देखो कितना अच्छा मिनिस्टर है, फ्री में दे रहा है। हमारा खून चूस के हमें दे रहे हो, आप फ्री में दे रहे हो। तुम अपने बाप के खजाना से लाके दे रहे हो भाई, तुम्हारा अपना पैटर्नल जो प्रॉपर्टी था वो बेच कर दे रहे हो कि हम जनता से लेकर लूट कर तुम दे रहे हो राशन। हमारे नाम पर ला रहे हो भीख मांग के दूसरे देश से। जो कुत्ता खाता है, जो पीक सुअर खाता है, वो भोजन दे रहे हो। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट मस्ट बी गारंटीड टू ऑल। और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है, जो सबसे
जरूरत है उसको देना होगा, और ये गारंटी देना होगा कॉन्स्टिट्यूशन को। हमारा भुक्ति प्रधान कौन है यहाँ के? कहाँ है वो? जो भुक्ति प्रधान है उनका ये ड्यूटी है कि उनके भुक्ति में सब लोग को मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मिल रहा है कि नहीं। अगर भूखा है तो भुक्ति प्रधान रिस्पॉन्सिबल है। ये इतना बड़ा बाबा ने सिस्टम बना दिया है, उस सिस्टम को ही हम लोग को। और ये जो गारंटी कैसे देंगे? सप्लाइंग रिक्वायरमेंट्स टू एवरी इंडिविजुअल्स को देना है। गारंटी कैसे सप्लाई करके देना है, या उसके जॉब के द्वारा देंगे। जॉब के लिए बाबा ने कोऑपरेटिव सिस्टम दिए हैं। बाबा ने एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का स्टेटस देने की बात कही है, और कोऑपरेटिव के माध्यम से सब लोगों को जॉब मिलेगा। मैं तो देख के तज्जुब रहता हूँ। फूड फैट फर्टिलाइजर कंपनी हमारे गोयका जी चलाते हैं। पूरे आंध्र प्रदेश का धान है, वो धान को लाते हैं। धान का चावल है, चावल से तेल निकालते हैं, उससे तेल फैट हुआ, फर्टिलाइजर भी बना रहे हैं। और हमारे साधारण लोग क्या कर रहे हैं? धान को ऐसी बेच दिया। ये धान का कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, फैट भी मिल रहा है, फर्टिलाइजर भी मिल रहा है। लेकिन वो अगर लोकली बनता तो सबको बेनिफिट होता। क्योंकि एक जगह सेंट्रलाइज हो गया तो एक व्यक्ति को पेट भर रहा है, दूसरा भूखे मर रहा है। प्रोवाइडिंग पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम क्या है भाई? पर कैपिटा इनकम चाहिए या परचेजिंग कैपेसिटी चाहिए? परचेजिंग कैपेसिटी चाहिए, न कि पर कैपिटा इनकम। जीडीपी, ये सब मूल तंत्र में